गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे हम आप लोगों से, जिसमें रिफ्रैक्शन के अबाउट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज के टॉपिक में। तो रिफ्रैक्शन में क्या है कि रिफ्रैक्शन जो क्लास 12 में देख रहे होते हैं कि उसमें हम फार्मूला पाते हैं कि कनकेव स्फेरिकल सरफेस से या फिर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन एट अ कनकेव स्फेरिकल सरफेस एज वेल एज एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जब वो चीज हम स्टडी कर लेते हैं तो इसका सपोर्ट लेके जो लेंस मेकर्स फार्मूला होता है फिर उसको हम डिराइव कर पाते हैं। लेंस मेकर्स फॉर द सेंस ऑफ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है लेंस मेकर। लेंस को मेकिंग के लिए जिस फार्मूले का सपोर्ट लिया जाता है, यानी लेंस को जब फॉर्म करते हैं तो उसमें कितनी पावर देनी है, तो उस पावर के लिए उसमें कितनी कर्वेचर कट की है, तो इस फॉर्मेशन में चूंकि इस फार्मूले का सपोर्ट है इसलिए लेंस की मेकिंग में चूंकि उसका सपोर्ट है, ऐसे कहते हैं, इसलिए मेकिंग में सपोर्ट होने की वजह से लेंस मेकर्स फार्मूला कहलाता है। वो किसी साइंटिस्ट के नाम को बिलोंग नहीं कर रहे हैं कि वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे ऐसा पड़ा। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले रिफ्रैक्शन का फार्मूला आ जाए कनकेव स्फेरिकल सरफेस से, और जैसे कनकेव का भी हम लोग स्टडी करेंगे ठीक वैसे ही कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का भी उसी लुक पे उसी डिजाइन पे निकल के फार्मूला आएगा। और फार्मूला क्या आने वाला है वो इस लुक पे आएगा। अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई r, वो इस लुक पे अभी फार्मूला निकल के आने वाला है, जहाँ पे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा सेकेंड मीडियम में रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, जिसको जनरली n बोलते हैं, दैट इज 1n2 होता है, जिसको हम लोग जनरली n बोल देते हैं, दैट इज 1n2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या इसी को हम n2 अपॉन n1 भी बोल सकते हैं। जनरली इसी को n1 अपॉन n2 अपॉन n1 या 1n2, इसको जनरली हम लोग क्या लिख लेते हैं, n से लिख लेते हैं, या कोई कोई बुक इसको म्यू से मेंशन करती है, हम लोग म्यू से लिख सकते हैं, या कोई कोई बुक म्यू से ना भी मेंशन करके ईटा से मेंशन करती है, तो सिंबल ईटा चलता है। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखिए फिगर में जो जरा समझ ले कि दिस इज द कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब चूंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो पॉलिश्ड नहीं होनी है, आर पार लाइट जाने की बात आएगी आएगी, ठीक है। तो ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस हो गई। अब यहाँ पे O पे पॉइंट ऑब्जेक्ट एक कोई रखी हुई है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द सेंस जिसकी हाइट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो O पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी है, तो इससे आने वाली जो रेज है A वाले पॉइंट पे अगर देखा जाए तो दो बातें आएंगी। एक तो अगर ये रेयर मीडियम इधर का कंसीडर कर रहे हैं, इधर का डेंसर मीडियम, तो जो इंसिडेंट रेज जो थी वो इस पॉइंट पे क्या होगी कि मीटिंग पॉइंट पे ये टेंसर की वजह से जो डॉटेड लाइन हमने दे रखी ये नॉर्मल की लाइन है जो सी से गुजर रही है, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल एक्चुअली अगर उसकी बात करें तो क्या होती है, अब ए वाले पॉइंट पे अगर नॉर्मल अगर हमें ड्रॉ करनी तो क्या करना पड़ेगा, ए पे हमने एक टेंजेंट खींच दी और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल होता है, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल होता है। इसका अगर हमको ए पे अगर सपोज कर ले कि मान ले ए पे हमको एक नॉर्मल चाहिए, तो ए पे हमें क्या खींचना है, एक टेंजेंट खींचनी है, और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर हो, यानी ऐसी लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो वो क्या होती है, नॉर्मल हो, वो हमेशा सेंटर से पास करती है, सर्किल के सेंटर से पास करती है। इसका मतलब हमेशा अगर आप एक वो लाइन खींचोगे नॉर्मल वाली तो आप सेंटर से जरूर आप दिखोगे, ठीक है। तो ये आने वाली जो रे थी ये डेंसर मीडियम में अगर है तो ये अपनी इस रास्ते से थोड़ा क्या होगी, नॉर्मल की तरफ, यानी टुवर्ड द, ये नॉर्मल है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल थोड़ा बेंडिंग दिखाएगी, एक्चुअल रास्ता इसका ये होता है, बट ड्यू टू द मीडियम दिस द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स स्लाइटली टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर में क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ वो मुड़ती है। तो अब देखें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है और वो रिफ्लेक्टेड रे की लाइन, इनके बीच तो गैप पढ़ना ही है, इसका ये आगे तो फर्दर कहीं नहीं मिलेंगे, और जब तक मिलेंगी नहीं तब तक इमेज कंसीडर नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड में नहीं मिलेंगी। उसका मतलब क्या हुआ
फॉरवर्ड में इनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड में इनके बीच का स्पेस कम हो रहा होगा, तो इसको तभी डॉटेड देके ही हम लोग पीछे ला रहे हैं। जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर जाए वहां पे इमेज का आई बना दे, यानी आई पे इमेज बन रही है यहाँ पे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, और ये सेंटर की बात होगी। ठीक है, अब कुछ एक हम और कंसिडर कर लेंगे कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वहां से एंगल जो बनता है वो अल्फा है, इमेज का एंगल बीटा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल है वो गामा है। ठीक है, और नॉर्मल अगर ये है जो सी से जा रही है एसी, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे यानी ये वाली रे जो एंगल बनाएगी वो आई हो जाएगा, यहाँ तक का ये आई हो जाएगा, दिस वन इज आई। और जो इमेज वाली रे जो आई है, जो रिफ्लेक्शन से वापस होके जो डॉटेड देके हम पीछे लाए, ये एंगल आर कहलाएगा। तो इस तरीके से आई और आर भी आप परिचित हो गए। और ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया है ए से एम तक, अगर इसकी हाइट चाहे तो हम एच लिख सकते हैं। और लेकिन ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा सॉल्व करने के दौरान कि अगर ये कर्वेचर बहुत कम है, अगर जो कनकेव सरफेस या कन्वेक्स सरफेस जो भी लेते हैं अगर उसकी कर्वेचर बहुत कम है, तो उस दशा में एम वाला पॉइंट पी पे बिल्कुल कोलाइड करेगा। और किसी प्रूफ के दौरान हमें ये मान के भी चलना पड़ेगा कि लेट कर्वेचर इज वेरी लो देन एम इज एट द पॉइंट पी। तो सारी दूरियां जो कोई एम से ले रहे होंगे तो एम से ना काउंट करके हम कहां से काउंट कर लेंगे, पी से काउंट कर लेंगे। बिकॉज अब हम सभी जानते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी सारी दूरियां कहां से मेजर की जाती है, पोल पी से। इसका मतलब पी के कोई करीब में पॉइंट है और वो इतना करीब है कि वो पी पे माना जा सकता है, तो हम वो सारी दूरियां पी से ही नाप लेंगे, एम से न नाप के पी से ही नापेंगे। वही मैंने इधर मेंशन कर दिया है कि अपर्चर ऑफ द सरफेस इज वेरी स्मॉल देन एम इज वेरी क्लोज टू पी, सो वी मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम पी इन प्लेस ऑफ एम, यानी एम से ना मेजर करके हम पी से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, जरा इस ट्राइंगल में आ जाए, इन ट्राइंगल एसीओ, इन ट्राइंगल एसीओ। अगर एसीओ वाले में देखो तो गामा जो ये है वाई वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। या फिर यहां से आई निकाल लें तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल इस वाले में लेंगे, एसी आई वाले में, एसी आई वाले, एसी आई। अगेन हियर गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, तो गामा की वैल्यू बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। या फिर यहां से अगर आर निकाल लें तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। अब इसके बाद हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। नाउ अप्लाई, नाउ बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कह लेंगे कि, और उससे पहले हमें ये कहना पड़ेगा अगर एपर्चर बहुत कम है तो साइन आई को सिर्फ आई और साइन आर को सिर्फ आर कहना पड़ेगा। तो इफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल देन उस दशा में हमें क्या कहना पड़ेगा, साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर ओनली, यानी ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सब बहुत कम है तो एंगल भी बहुत छोटा होगा, और तब टेक्निकली हम लोग ये करते हैं कि साइन थीटा को सिर्फ थीटा, टेन थीटा को सिर्फ थीटा पढ़ लेते हैं। तो आई अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, या n2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग ले लें तो n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आई और आर की वैल्यूज जो है हम यहाँ पे थर्ड में रख लें। तो अब देखते हैं फर्दर उसके आगे में क्या बनता है, हम लोग वैल्यूज डालते हैं। देखिए तो n1 आई, तो n1 आई
आई की जगह पे अपने पास वैल्यू कितनी है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन टू आर, आर की जगह अपने पास वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। आप थोड़ा सॉल्व कर लें, गामा वाले एक पास कर लें तो एन टू गामा माइनस एन वन गामा, यानी गामा वाले एक साइड ले आए और एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा, एन टू बीटा इधर से उस साइड ले गए और एन वन अल्फा उधर है ही है, तो एन टू माइनस एन वन और क्या रहा, गामा कॉमन है, एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं। अब यहाँ पे फिर थोड़ा चेंज हम लोग देखेंगे आगे कि कुछ और बदलाव करने हैं इस ज्योमेट्रिकल फिगर में जाके। तो इन द फिगर अगर हम देखें, गामा इज इक्वल टू tan गामा, या फिर से वही कहना पड़ेगा कि अगर अपर्चर बहुत छोटी है तो हम फिर वापस कर सकते हैं, यानी गामा को tan गामा भी लिख सकते हैं या tan गामा को गामा जैसी जरूरत है। तो गामा इज इक्वल टू tan गामा में, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AM बोले चाहे AP बोले, क्योंकि दोनों बहुत करीब है, क्योंकि किसके इक्वल है, H के, और गामा मतलब PC तक की दूरी, PC, और ये आप जान ही रहे PC क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल R। तो अपॉन में रहा कैपिटल R, कैसा, माइनस का, क्योंकि लेफ्ट की डिस्टेंस सारी निगेटिव होती है। ठीक उसी तरीके से बीटा देख लें, बीटा कितना बोलेंगे, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू फिर से H अपॉन PI हुआ, PI, आई यानी जहां पे इमेज बन रहा है, तो इमेज तक की डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल b से बोल सकते हैं। तो H अपॉन V तो है, लेकिन कैसा, माइनस का v, क्योंकि लेफ्ट की डिस्टेंस सारी निगेटिव हो रही है। ठीक है, ऐसा अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन PO, H अपॉन PO दैट इज H अपॉन U, ये भी कैसी, माइनस की U, क्योंकि O तक की डिस्टेंस हम लोग U से बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चीज हो गई। अब इसको पूरे को मिला के कलेक्टिवली इक्वेशन 5 लिखते हैं, क्योंकि 5, 6, 7 ये सारा नंबर बहुत बढ़ा के कोई फायदा नहीं, तो ये कलेक्शन नंबर 5 में है। तो यहाँ 5 वाले से वैल्यूज उठा के हम 4 वाले में रखें, जो जहां जरूरी है, जैसे गामा की जगह ये वाली उठा के रखेंगे, बीटा की जगह और अल्फा की जगह ये और ये वाली उठा के रखेंगे। तो क्या कहेंगे कि पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4, यानी 5 to 4 जाना है। ठीक है, 5 to 4, तो n2 माइनस n1 गामा, गामा दैट इज h by r with negative sign is equal to here n2 बीटा, तो n2 और बीटा दैट इज h by माइनस v माइनस n1 अल्फा, तो n1 और अल्फा दैट इज h अपॉन माइनस u। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से देखें तो एक माइनस ये जो है, ये जो है, ये जो है, इतने वाले माइनस हम दोनों साइड से हटा दें और h को दोनों तरफ से कॉमन लेके हटा दें, तो हमें बचेगा n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन v। ये माइनस हट चुका है तो ये वाला अभी लगा हुआ, तो n1 अपॉन u। ओके, अब हम डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड बाई n1, डिवाइड ईच स्टेप बाई n1 से सबको डिवाइड करते हैं। तो देखें फिर उस दशा में अपने पास क्या मिलता है, जाके देखें, यहाँ n1 से डिवाइड करेंगे तो n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 और कैपिटल R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये v रहा, माइनस n1 अपॉन n1, ये u रहा। तो n2 अपॉन n1, जैसा कि अभी हम स्टार्टिंग में डिस्कशन आप लोगों से कर रहे थे कि n2 अपॉन n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। क्या, n2 अपॉन n1 को बेसिकली मिला के हम जनरली क्या बोल देते हैं, स्मॉल n बोल देते हैं। तो n2 अपॉन n1 को n बोल दें, देखें तो n
माइनस 1 बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टू अपन एन वन से फिर ये एन है तो एन अपॉन बी माइनस ये 1 अपॉन यू। तो इस तरीके से या आर लगा के ये स्टेप उधर वो स्टेप इधर भी रख सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एन अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाई आर। तो इस तरीके से हमने इस फार्मूले को देखा। तो ये क्या फार्मूला था? रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक इसी तरीके से अगले सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे फॉर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और उस डिस्कशन के साथ में आप पाओगे तो भी जो फार्मूला निकल के आएगा कॉन्वेक्स के लिए वो भी बिल्कुल यही वाला निकल के आएगा। बस फिगर का ज्योमेट्री थोड़ा कन्वेक्स जैसा बन जाएगा, लेकिन सारा जो स्टेप है प्रूफ का डिजाइन वो सब इसी स्टाइल पे चलेगा। और इन दोनों फार्मूलों को प्रूफ करने के बाद हम पाएंगे कि इन फार्मूलों का इस्तेमाल जो है वो लेंस मेकर फार्मूले का प्रूफ करने में होता है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके सपोर्ट पे जो लेंस मेकर्स फार्मूला निकल के आता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, उसको हम लोग कैसे भी इग्नोर ना करें। ठीक है, तो आप लोग देखें इस वीडियो क्लिप को और इस बात को समझने की कोशिश करें, और अगले क्लिप में जो है हम कनकेव स्फेरिकल सरफेस के बाद कन्वेक्स की बात कर लेंगे, फिर लेंस मेकर की बात कर लेंगे। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।